नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 10-12 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अब कर्नाटक का विधानसभा चुनाव देश की राजनीति की दशा दिशा तय करने वाला है। ये महत्वपूर्ण खबर है, इसका आज विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर बहुत सारे मुद्दे, क्या वाकई में मुद्दे बनेंगे, ये कर्नाटक का विधानसभा चुनाव तय कर सकता है। मैं कह रहा हूं तय कर सकता है, जरूरी नहीं है कि तय करे। सबसे बड़ी बात है कि हाल में जो तेजी से घटनाक्रम देश की राजनीति में घूमा है, उसका व्यापक असर कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में क्या देखने को मिलेगा, क्या नहीं देखने को मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी का लंदन के बयान पर बीजेपी का उनका ताबड़तोड़ हमला करना, राहुल गांधी को हीरो के रूप में स्थापित करना, सूरत के फैसले के बाद ओबीसी समाज से जोड़ना, उनके संसद से निकाले जाने को बेआबरू होकर निकाले जाना जैसा उन तुलना करना, ये सारी चीज़ें सोची समझी राजनीति, सोची समझी रणनीति के तहत की गई ताकि कर्नाटक का विधानसभा चुनाव जीता जा सके। तो क्या कर्नाटक का विधानसभा चुनाव बीजेपी हार रही थी या आज की तारीख में भी हार रही है, या कांग्रेस को जो सर्वे में बढ़त दिखाई दे रही है वो बढ़त आने वाले समय में जब चुनाव की तारीखों नज़दीक आएंगी तो और बढ़ती जाएगी। ये कुछ चीज़ें हैं जिसका हम विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। 4-5 मुद्दे हैं। क्या अडानी कांड मुद्दा बनेगा? कर्नाटक का विधानसभा चुनाव तय कर सकता है। क्या राहुल गांधी की छवि वास्तव में सुधरी है? उनका विक्टिम कार्ड चल रहा है? क्या उनका लोकतंत्र खतरे में है कहना जनता को दिल से छू रहा है? क्या मोदी का ये कहना कि सारे दल भ्रष्टाचारी हैं, घपलेधारी हैं, हम ही सिर्फ सदाचारी हैं, ये कार्ड क्या कर्नाटक में चलेगा और ये क्या मुख्य मुद्दा बनेगा? जांच एजेंसियां सेलेक्टिव कार्रवाई करती हैं, विपक्ष का ये मुद्दा क्या कर्नाटक की जनता को छुएगा जो 40% कमीशन वाली सरकार, पे सीएम वाली सरकार से त्रस्त है जैसा कि सर्वे बता रहे हैं। इन चीज़ों का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, बस ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहले कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। देखिए, कुछ समय पहले तक कहा जा रहा था कि कर्नाटक में कांग्रेस की एक तरफा जीत हो सकती है। इसके 4-5 वजह बताई जा रही थी। पहली वजह ये बताई जा रही थी कि कर्नाटक में 1989 के बाद से आज तक कभी भी सरकार रिपीट नहीं हुई है, तो स्वाभाविक तौर पर इस बार भी सरकार रिपीट नहीं होगी। बीजेपी अपने दम पर आज तक खुलकर अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई है, तो इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो त्रिशंकु होगा और जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी। फिर ये कहा जा रहा था कि 40% कमीशन की सरकार है। हाल ही में एक एमएलए के बेटे लोकायुक्त द्वारा एक कार्रवाई में 40 लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए और उनके घर 8-10 करोड़ रुपया कैश मिला। और ये भी कहा जा रहा है कि पे सीएम वाला नारा बड़ा चल निकला है। एक ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली थी, वो बीजेपी के ईश्वरप्पा नाम के एक नेता के कारण से, जो मंत्री है, क्योंकि वो 40% कमीशन मांग रहे थे। ठेकेदारों ने प्रधानमंत्री को भी खत लिखा था। ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से 18 दिन वहाँ बिताए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो भी कर्नाटक से आते हैं, दलित हैं। दलितों की हिस्सेदारी वहाँ करीब 20% है। दलित परंपरागत रूप से कांग्रेस को वोट देते रहे हैं। तो ये कुछ वजह बताई जा रही थी कि, और सबसे बड़ी वजह बताई जा रही थी, कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को आधार बनाकर चुनाव लड़ेगी और लड़ भी रही है। 200 यूनिट बिजली फ्री, 2000 रुपये घर की बुजुर्ग महिला को हर महीने देना, स्नातकों को 3,000 रुपये प्रति माह पहले 2 साल तक देना सत्ता में आने के बाद, डिप्लोमाधारियों को 1,500 रुपये देना सत्ता में आने के बाद 2 साल तक, और ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना। ये तमाम चीज़ें, ये जो लाभार्थियों अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर्नाटक की, इसका तोड़ भी बीजेपी नहीं निकाल पा रही थी। और एक साथ कहा गया है कि अब जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ है, जिस ढंग से ममता बनर्जी से लेकर केसीआर से लेकर अरविंद केजरीवाल खास तौर से कांग्रेस के पक्ष में लामबंद हुए हैं, राहुल गांधी की तरफदारी और मोदी की अडानी कांड को लेकर आलोचना कर रहे हैं, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि केजरीवाल अब वहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपना जोर नहीं लगाएंगे। वो जोर लगाते, चुनाव लड़ते, जो थोड़ा बहुत वोट भी मिलता वो सब कांग्रेस के हिस्से का वोट होता जिससे बीजेपी को फायदा मिलता, तो ये फायदा नहीं हो पाएगा। ये कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री पद के मुख्य दावेदार हैं कांग्रेस की तरफ से, उनके बीच भी सुलह हुई है
और ये भी कहा जा रहा है कि अब बड़ी पार्टी के नेता नीतीश कुमार आ सकते हैं चुनाव प्रचार के लिए, ममता आ सकती हैं चुनाव प्रचार के लिए। यहाँ तक कि कर्नाटक का जो इलाका है महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, वहाँ शरद पवार आ सकते हैं, उद्धव ठाकरे आ सकते हैं। अगर वो नहीं आए तो अपने बेटे आदित्य ठाकरे को भेज सकते हैं। ये कुछ बातें कही जा रही थी कि चुनाव जीतना आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए। डीके शिव कुमार ने तो 224 की विधानसभा है, 113 जीतने के लिए चाहिए। तो उन्होंने तो यहाँ तक दावा किया था कि उनको एक नए सर्वे के अनुसार 136 से 140 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। हमें नहीं मालूम, ये दावा है। अब कोई भी जो पार्टी चुनाव लड़ रही है वो तो दावा ही करेगी कि वो जीत रही है। अब बीजेपी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बीजेपी का ये था कि मेन उनका कि प्रधानमंत्री मोदी, डबल इंजन की सरकार और उसके साथ साथ लिंगायत वोट का एकजुट होना, येदियुरप्पा की नाराजगी दूर होना। हालांकि उनके घर तोड़ फोड़ हुई, धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन मोटे तौर पर बीजेपी को लग रहा था कि येदियुरप्पा अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं राजनीति में, और इसकी व्यवस्था कर ली गई है, तो उनकी नाराजगी दूर हो गई है। फिर ये बीजेपी के पक्ष में ये चीज़ कहा जा रही थी कि हिजाब कांड हुआ, वहाँ पे हलाल मीट को लेकर विवाद हुआ, टीपू सुल्तान की लीगेसी को लेकर विवाद हुआ, श्री राम धर्म सेना या श्री राम सेना, जो श्री राम सेना है वो बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रही थी। थोड़े बहुत सांप्रदायिक तनाव की इधर उधर अलाव बीजेपी जला रही थी, जिसमें राजनीति की रोटियां सेंकी जा सके, हाथ अपने राजनीति के सेंके जा सके। तो इन सब का लाभ बीजेपी को होगा, ऐसा बीजेपी मानकर चल रही थी। फिर प्रधानमंत्री की जो केंद्रीय योजनाएं हैं, लाभार्थी योजना के तहत फिर प्रधानमंत्री का 2 महीने में 6 बार आना, कभी मैसूर हाईवे का उद्घाटन करना, कभी हेलीकॉप्टर बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री में उत्पादन की बात करना, और कभी G20 के बहाने विश्व गुरु की इमेज पेश करना, ये तमाम चीज़ें। अब बीजेपी ने क्या किया है, आरक्षण का एक बड़ा कार्ड खेला है और बड़ा रायता फैलाया है। लिंगायतों का आरक्षण 2% और वोकालिंगा का आरक्षण भी करीब 2% बढ़ गया है। और ये कहाँ से लिया है, ये मुस्लिमों को ओबीसी के तहत जो 4% आरक्षण मिलता था वहाँ से लिया है। बदले में मुसलमानों से कह दिया गया है कि 10% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण दिया जा रहा है उसमें से आप ले लेना आरक्षण। तो ये कह के उन्होंने कांग्रेस को जाल में फंसाने की कोशिश की, और कांग्रेस थोड़ा सा जाल में भी फंसी जब डीके शिव कुमार ने कहा कि हम सत्ता में आए तो ये जो सरकार ने व्यवस्था की है इसको हम खत्म कर देंगे। तो बीजेपी ने के मुख्यमंत्री ने, बोमई साहब ने कहा कि देखिए ना, आप तो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, आप तो लिंगायतों को आरक्षण चाहते ही नहीं, वोकालिंगा को आरक्षण चाहते ही नहीं। इस पर डीके शिव कुमार ने कहा कि वोकालिंगा और लिंगायत इतने मजबूत हैं कि वो भीख में आरक्षण नहीं लेना चाहते। तो खैर, ये आरक्षण का रायता फैल रहा है। इसी के साथ साथ दलितों का आरक्षण 15% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। आदिवासियों का आरक्षण 5% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। और दलितों में भी जो 17% आरक्षण है उसकी 4 श्रेणियां कर दी गई है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी आरक्षण में उतनी ही दावेदारी या वो आरक्षण का अधिकारी, जैसा कोई फॉर्मूला हो रहा है उनकी नज़र में बीजेपी की, जिसको लेकर बंजारा जाति, जिसको 4.5% आरक्षण मिला है, उनको लग रहा है साहब पहले तो 15% पूरा आरक्षण होता था, अब तो सिर्फ 4.5% के अंदर ही जूझना पड़ेगा। तो वो सड़क पर है और बीजेपी चाहती है कि रायता फैल जाए। देखिए, बीजेपी को लिंगायत वोट मिलता रहा है 16-17%, वोकालिंगा वोट जेडीएस को मिलता रहा है, लेकिन कुरुबा जाति का 7% ओबीसी वोट है। कुल मिलाकर 32% ओबीसी वोट है। ईसाइयों और मुसलमानों को मिलाकर करीब 16% अल्पसंख्यकों का वोट है। दलित वोट है 20%, एसटी वोट है 7%। इसको लेकर बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस ने देवराज अर्ज के सामने से ही एक अहिंदा नाम का एक अम्ब्रेला बनाया था। अहिंदा कन्नड़ भाषा में अहिंदा है, जिसमें ओबीसी आते हैं, दलित आते हैं, आदिवासी आते हैं और अल्पसंख्यक आते हैं। तो इसमें दरार डालने के लिए बीजेपी ने आरक्षण का कार्ड खेला कि दलितों का बढ़ाकर 15 से 17 कर दो, आदिवासियों का बढ़ाकर 5 से 7 कर दो, मुसलमानों का आरक्षण 4% से 0 कर दो, ईवीएस भी भेज दो, ताकि जातियां जो हैं, धर्म हैं, ये अपने अपने कितना आरक्षण मिला कितना आरक्षण नहीं मिला इसमें उलझ कर रह जाएं। और 40% कमीशन की बात या फिर पे सीएम की बात या सरकार
ढंग से काम नहीं कर पाई, प्रशासन ढंग से काम नहीं कर पाया, ये चीज़ें वो भूल जाए, नज़रअंदाज कर दे। और फिर बीजेपी चाहती है कि मोदी के बहाने मोदी को पेश किया जाए, मोदी के बहाने कांग्रेस राहुल गांधी को खड़ा करने के लिए उनके ट्रैप में फंसी गई है, तो राहुल गांधी को चित किया जाए और मोदी ये कहें कि मैं अकेला सब पर भारी हूँ, ये सारे के सारे कांग्रेस के हों, चाहे जेडीएस के हों, चाहे दूसरी पार्टियों के नेता हों, ये सब चोर बाजारी में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचारी हैं, घपलेधारी हैं, और ये मुझे हटाने के लिए सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे हटाना इनका मकसद है, मेरी कब्र खोद दो। ये बात उन्होंने कही थी कि विपक्ष कह रहा है मेरी कब्र खोद, मोदी की कब्र खोद दो, मैं और यहाँ हाईवे का उद्घाटन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को राहत मिल सके। तो ये इस बीजेपी नहीं चाहती, एक लाइन में बीजेपी नहीं चाहती कर्नाटक का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाए, क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर लड़ा गया तो बीजेपी की हार की आशंका उसे बुरी तरह से सता रही है। बीजेपी चाह रही है राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए ताकि वोटरों को थोड़ा भ्रमित किया जाए। और वैसे भी कर्नाटक के जो वोटर हैं वो लोकसभा चुनाव में पिछले 2009 से हम देख रहे हैं वो बीजेपी को जिताता रहा है। 2009 में जब अडवाणी जी थे तब भी बीजेपी 28 में से 19 सीटें निकाल कर गई थी, 2014 में 17 सीटें मिली थी और 2019 में 25 सीटें मिली थी। एक निर्दलीय भी उनके समर्थन से ही जीता था, तो कुल मिलाकर मोटे तौर पर 26 सीटें मिली थी। तो मोदी को लग रहा है कि उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाए, लोग 2023 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर वोट नहीं करें, लोग ये सोचकर वोट करें कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से वोट दे रहे हैं। और साथ ही साथ फिर आरक्षण है, फिर हिंदुत्व है, फिर उग्र हिंदुत्व है, और ये तमाम चीज़ें बीजेपी को लग रहा है कि इनके पक्ष में जा सकती है। अब ये कर्नाटक की जनता पर है कि वो क्या फैसला करती है। अभी तक के सर्वे, तमाम सर्वे, मोटे तौर पर ज़्यादातर सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस को एज है। एज में से भी कुछ सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल रही हैं, यानी 113 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। अभी तक की कहानी ये है। कुछ लोगों का तो कहना है कि कर्नाटक में अगर कांग्रेस नहीं जीती तो राहुल गांधी को राजनीति करना छोड़ देना चाहिए और वाकई में सूरत की जेल में जाकर सजा काटनी चाहिए। तो क्या कांग्रेस इन सब चीज़ों से सबक सीखेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तुरंत आपको इसकी जानकारी मिल जाए। मैं बीच बीच में अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ भी के जरिए भी आपके सामने आता रहता हूँ। फिर ट्विटर हैंडल है मेरा विद्रोही7 के नाम से, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ और विजय विद्रोही पेज है मेरा फेसबुक पर। आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।